वंदे मातरम दोस्तों, जय हिंद। आज द रियल टॉक इंडिया में बड़ा अच्छा लग रहा है कि हमारे बीच में श्री मीनाक्षी सिंह जी हमारे बीच में मौजूद हैं। और मैं बताना चाहूंगा कि मीनाक्षी सिंह जी सिर्फ हमारे सतना से ही नहीं, पूरे एशिया में, पूरे विंध्य में और पूरे देश में आज परचम इनका लहरा रहा है और बहुत ही अच्छा कार्य कर रही है। जब हम कहते हैं कि हम एक छोटे शहर से आते हैं, हमें वो सुविधाएं नहीं मिलती हैं, लेकिन मीनाक्षी सिंह जी ने वो साबित किया है कि हम चाहे छोटे शहर में हो चाहे बड़े शहर में हो, हमारा हौसला अच्छा होना चाहिए। पंख इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, हमारा अगर हौसला मजबूत है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले मीनाक्षी जी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने द रियल टॉक इंडिया में। और मीनाक्षी जी, ज्यादा मैं अपनी बात ना करके, क्योंकि आपने इतना मुकाम हासिल किया, तो मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा आपकी शुरुआत, आपका जन्म कहाँ पे हुआ, स्कूलिंग कैसे चल रही है, क्योंकि आप सेंट माइकल सतना में है, 12th में भी एजुकेशन भी आप ले रही हैं और उसके साथ साथ इतना सारा काम भी कर रही हैं। तो आप एक बार अपनी जर्नी के बारे में बताएं छोटे से शॉर्ट में, कि आपने शुरुआत कैसे की और इस लाइन पे आप कैसे पहुंची। स्टार्टिंग में मैं जब 15 इयर्स की थी, तब स्टार्टिंग मैंने डांस एंड एथलेटिक प्लेयर्स वगैरह सब थी। तो इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, मॉडलिंग एक्टिंग ये सब मुझे कुछ भी नहीं पता था कि क्या होता है। बट हाँ, जब मैं जैसे ऐश्वर्या राय इन सबको देखती थी तो माइंड पे आता था कि हाँ, मिस वर्ल्ड वगैरह भी चीज़ें होती हैं। तो फिर मैंने उनकी अपडेट्स लिया। फिर जब मैं 10th क्लास में थी तब मेरे बोर्ड्स चल रहे थे। उसके बाद स्टार्टिंग में फिर मैंने पापा से बोला था कि मिस वर्ल्ड भी होता है। तो फिर पापा, हमारा जो एरिया है तो वहाँ पे ये इस कल्चर में कोई भी नहीं गया था। तो पापा ने बोला कि हमारे फैमिली से अभी कोई नहीं गया है, हमारा ऐसा है कि अभी इस फील्ड पे कोई भी नहीं है, तो आप कैसे करोगे। तो फिर मैंने उनको बताया, तो मैंने बहुत सारे रील्स वगैरह स्क्रॉल करके उनको दिखाया कि अगर हम कुछ भी करना चाहें तो नहीं होता है, हो जाता है। तो उन्होंने बताया, पापा ने बोला कि करके देखो। फिर जब मैं गई करने तो मैंने अपडेट्स लिए बहुत सारे, मैंने घर पे ही प्रैक्टिस किया, डांस की प्रैक्टिस किया और मॉडलिंग वगैरह कैसे क्या होता है अपडेट्स लिया। फिर मेरी मम्मा भी इसमें सपोर्टिव नहीं थी, पापा भी नहीं थे। तो पापा ने बस एक चांस दिया था कि करके देखते हैं। तो फिर जब मैंने स्टार्टिंग किया तो अच्छा, सारे रिजल्ट्स अच्छे आ रहे थे, सब कुछ अच्छा हो रहा था। तो फिर पापा ने भी बोला कि एक बार करके देख लो, वैसे होगा नहीं तुमसे। तो फिर मैंने बोला कि एक बार करने में क्या जा रहा है। तो फिर मैंने किया। फिर उसमें जब मैं वहाँ स्टेज में आई, कभी मैंने स्कूल पे स्पीच दिया भी नहीं था और मैं ना क्लास में बोलती थी, ज़्यादा कुछ भी नहीं होता था, बहुत चुप चुप रहती थी। उसके बाद फिर स्टेज में जाके और अपने इंट्रोडक्शन देना, वो भी इंडिया लेवल पे, तो वो मैं भी बिलीव नहीं कर पा रही थी खुद पे। जब मैं स्टेज में आई तो ये मेरे माइंड पे था कि नहीं, मुझे कुछ तो करना है, मैं सतना से आई हूँ और ऐसी जगह से उठ के आई हूँ, तो मुझे यहाँ दिखाना है कि नहीं, सतना भी कम नहीं है हमारा। बिल्कुल। तो फिर पापा भी यही बोल रहे थे कि तुम्हें तो देख के ऐसा लग रहा है कि यहाँ ही तुम्हारा एकदम बर्थ ही यहीं पे हुआ है। तो फिर मिस टीन इंडिया मैंने फर्स्टली विन हुई। उसके बाद फिर मैंने एक और कंपटीशन पे ट्राई किया था, मिस टीन एमपी किया। फिर अभी रिसेंटली मैंने मिस साउथ एशिया यूनिवर्स किया। तो धीरे धीरे मैं करती गई, सीरीज के ऑफर्स आए, मूवीज के ऑफर्स आए। तो मेरी अभी एजुकेशंस भी है, अभी 12th ही चल रहा है मेरा। तो अभी ज़्यादा इन सब चीज़ों पे, मूवी पे मैं नहीं गई। तो बिल्कुल, मेरा कहना यही है कि मैं भी आपको देखता रहता हूँ लगातार, फेसबुक में आपको फॉलो करता हूँ। तो ये टाइम मैनेजमेंट सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होती है, क्योंकि हाँ। आप एक 12th में, हम लोग जब 12th में थे तो हमें तो पता ही नहीं था कि होता क्या है, कैरियर क्या होता है, हमें कहाँ पहुंचना है, क्या करना है, कुछ जानकारी नहीं थी। और आप 12th में रह के, और मेरे को लगता है 2-3 साल पहले से आपकी ये जर्नी स्टार्ट हो गई थी। तो आप कैसे ये सब कुछ मैनेज करती हैं, पढ़ाई में भी आपके कैसे परसेंट रहते हैं और कैसा आपका पढ़ाई में भी इंटरेस्ट रहता है। मैं, हमारे और सभी दर्शक जानना चाहेंगे कि आप ये चीज मैनेज कैसे कर रहे हैं, कि एक ग्लैमर, एक हमारी लाइफ अलग होती है, एक ग्लैमर लाइफ है, आपकी अलग लाइफ है, एक पढ़ाई भी है, और इतनी अच्छी स्कूल सेंट माइकल सतना जैसे स्कूल में आप पढ़ाई भी कर रही है, तो उसमें भी अटेंडेंस और सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। तो वो कैसे आप मैनेज कर पा रही हैं। 10th तक तो 9th तक मेरी पढ़ाई अच्छी हुई थी। तो वो स्टार्टिंग में होता है ना कि नहीं, हम तो ये सब्जेक्ट लेंगे, इसमें हो जाएगा। लेकिन 9th से स्टार्टिंग हमें वो दिखाई देता है कि नहीं, इतना इजी नहीं होती है चीज़ें। तो फिर मैंने सोचा कि मुझसे तो पढ़ाई हो नहीं रही है। तो मैंने मम्मी पापा को बताया कि मुझसे ना पढ़ाई वढ़ाई तो नहीं होने वाली है।
तो मम्मा पापा ने भी बोला कि नहीं देखो, आईएएस ऑफिसर्स है, आईपीएस ऑफिसर्स है, इन सब की प्रिपरेशन करो, आपसे हो जाएगा। तो मैंने बोला जरूरी नहीं है ना हर कोई आईएएस ऑफिसर्स बने। आजकल तो जितने भी मोस्टली अगर कहीं पे भी सेलिब्रिटीज जाती हैं तो प्रशासन ही के थ्रू आगे बढ़ रहे हैं। तो मैंने बताया उनको कि ऐसे ऐसे स्कीम्स भी होती हैं मम्मा, ज़रूरी नहीं है कि हम इसी फील्ड पे रहेंगे। तो फिर मैंने मतलब बहुत चीज़ें उनको बताई, फिर उसके बाद मैंने किया। तो 10th में जब मैंने पढ़ाई स्टार्ट की, अब मैंने ये किया, पेजेंट किया, उसके बाद मेरा डिफ़िकल्ट हो गया क्योंकि जनवरी पे मेरा मिस टीन इंडिया था, देन फ़ेब में मेरे एग्ज़ाम्स थे और वो भी बोर्ड्स थे। तो फिर मेरे पापा ने बोला कि अब कैसे करोगी? तो फिर मैं एक ही मंथ में मैंने पढ़ाई की, स्टार्टिंग की, और पूरे मैंने बोर्ड्स में भी ठीक-ठाक परसेंटेज आ गए थे, मतलब 73 आ ही गए थे। तो फिर नहीं, उसमें ठीक-ठाक भी नहीं, ये बहुत अच्छे हैं। मैं भी क्रिकेट खेलता था, मेरे 50 के ऊपर आज तक नहीं आए। अच्छा, तो मतलब पापा भी शॉक थे कि अरे 73% आ गए हैं, लेकिन तब भी मेरे मम्मी-पापा को वो भी कम लग रहे थे। तो मैंने बोला 1 मंथ की पढ़ाई में इतना मेरे हिसाब से ठीक है। तो पापा ने बोला कि नहीं ये भी कम है, पढ़ाई ग्रेजुएशन हमारी फील्ड पे जितने भी हमारी फैमिली सब वेल ग्रेजुएट हैं, और फिर तुम नहीं पढ़ोगी तो ये हो जाएगा कि अरे एक बेटी थी वो भी नहीं पढ़ पाई आपकी। तो फिर मैंने उनको बताया कि हर कुछ पढ़ाई नहीं होता है, कि आपको सबसे ज़्यादा नॉलेज होना चाहिए, लाइफ का सबसे बड़ा नॉलेज होना चाहिए कि क्या सही है, क्या गलत है। ज़रूरी नहीं है कि आप पढ़ाई पे ही फ़ोकस करो, आजकल जो पढ़ रहे हैं उनको भी बहुत सारी चीज़ें नॉलेज नहीं होती हैं। तो मतलब मैंने मोस्टली पेपर पढ़ना, न्यूज़पेपर पढ़ना, मैं बुक्स नहीं पढ़ती थी, कभी भी मैंने बुक्स ही नहीं उठाए हैं अपने। मैंने बोर्ड्स के, मुझे सिलेबस भी अभी भी नहीं पता है कि 12th के एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, क्या सिलेबस है। बट हाँ, न्यूज़पेपर्स में पढ़ के, क्योंकि आर्ट्स लिया था मैंने, तो मुझे बहुत ज़्यादा पॉलिटिशियन और ये सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा नॉलेज होना मुझे बहुत अच्छा लगता है, कि हमारी हिस्ट्री क्या थी, ये सब चीज़ें बहुत अच्छा लगता है। तो ये सब भी मतलब बुक्स वगैरह रीड करना, तो ये पसंद है। तो फिर मैं ये सारी चीज़ें करती गई। उसके बाद मतलब अब क्योंकि हम इस फील्ड में हैं, तो हमें सोशल मीडिया भी देखना है, कंटेंट भी चाहिए, ये सब भी चाहिए। तो ऐसा रहता था कि नाइट में मेरा पूरा डे तो ऐसा जाता था कि ये है, आज ये मीटिंग्स है, कल ये शूट्स हैं, काफ़ी सारी चीज़ें होती थी। देन नाइट में भी मेरे अभी तक कोई भी, मैंने अभी तक हायर ही नहीं किया है कि कोई टीम मैंने हायर कर ली हो कि मेरा सोशल मीडिया भी देखे, और मेरा मतलब फोटोग्राफी एंड ऑल कुछ भी नहीं। मेरे जितने भी ये सब रैंडम चीज़ें होती हैं। तो मतलब ऐसा था कि खुद से, मतलब मैं खुद ही क्रिएटिविटी सोचती हूँ कि मुझे कल क्या करना है। तो वो मेरे माइंड पे चीज़ें होती हैं कि कल मुझे ऐसा शूट करना है और ये कंटेंट मुझे डालना है, एनी हाउ। बिल्कुल। और आपसे बात करके ऐसा लग ही नहीं रहा है कि मेरे सामने एक 12th की लड़की बैठी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इतना एक्सपीरियंस, हम लोग के भाषा मतलब लोकल भाषा में हम लोग कहते हैं ना, पढ़ाई नहीं लड़ाई जरूरी है। और सच में आपने समाज से वो लड़ाई लड़ी है और आज यहाँ तक आप पहुंची हैं। मैं सबसे पहले जानना चाहूंगा कि मतलब सतना शहर को, आप जिस फील्ड में आप हैं, सतना शहर में अगर आप सोचते हैं, अगर सतना शहर में हम जन्म लेते हैं या सतना शहर के आसपास किसी गांव में जन्म लेते हैं, तो क्या हम इस लाइन में जाने के बारे में सोच सकते हैं या क्या कठिनाइयां आती हैं, इस बारे में थोड़ा आप बताइए। सोच सकते हैं, मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप मतलब या तो पढ़िए या तो फिर आप इसी फील्ड पे जाइए, कि नहीं एकदम पढ़ाई करनी है, क्योंकि ऑलमोस्ट सबके पेरेंट्स बोलते हैं कि हमारा बेटा वेल ग्रेजुएट हो, जॉब करे, अच्छी जॉब मिल जाए। लेकिन ज़रूरी नहीं है, उनके पास बस माइंड अच्छा हो, उनका फोकस होना चाहिए कि हमें ये करना है। तो मेरा अभी स्टार्टिंग से ही फोकस था कि मेरे पापा ने हमेशा मुझे बोला था कि बेटा जॉब तो नहीं करनी है, तुम कितना भी पढ़ लो, करना है तो आईएएस ऑफिसर बन जाओ या तो आईपीएस ऑफिसर्स बनो, ऑफिसर बनना है तो बनो, वरना कुछ मत करो फिर। तो मेरा ऐसा था कि मैं कुछ ये भी नहीं बनूंगी ना कुछ करूंगी, मैं कुछ और फील्ड पे जाऊंगी। तो मेरे पापा ने बोला था ठीक है बिजनेस करवा देंगे। तो मैंने बोला कि नहीं, बिजनेस तो बात का देखेंगे, लेकिन मुझे अपनी खुद से चीजें करनी है जो मैं कर पाऊंगी। तो फिर मेरे पापा ने बताया कि ऐसा ऐसा है, तुम और भी चीजें में जा सकती हो। तो वो हमेशा सपोर्टिव में रहते हैं मेरे मम्मी पापा कि हाँ ये भी कर लेते हैं। मतलब मेरे पापा ने बचपन में मुझे बोला था, गेम्स वगैरह में भी भेजा, एथलेटिक प्लेयर भी थी, बास्केटबॉल खेला, स्टेट लेवल पे खेला।
उसके बाद फिर डांस कॉम्पिटिशन्स में भी मैंने गई और उसमें भी काफ़ी सारे ट्रॉफीज मेडल्स सब कुछ मिले। क्लासिकल डांसर भी थी। उसके बाद मैंने स्केटिंग भी चालू की, फिर उसके बाद चेस भी मैंने चालू कर दिया। तो मतलब ऑलमोस्ट सारी क्रिएटिविटी, पेंटिंग भी बहुत अच्छी आती थी। तो मतलब ये कंफ्यूज हो गई थी कि करना क्या है लाइफ नहीं में। बिल्कुल, वो हमने क्रिएटिविटीज आपकी देखी भी है। मेरे को याद है मैंने एक वीडियो देखा था आपका कुछ दिन पहले कि आप रैंप में चले तो और अचानक सडनली आपने तलवार निकाली और बिल्कुल मतलब जो हमारे यहाँ ट्रेडिशनल तलवारबाजी होती है, मतलब मैं उस दिन मीनाक्षी का पहली बार ऐसा रूप देखा था कि एक मीनाक्षी सीधी सादी लड़की और वो इस तरीके से तलवारबाजी भी कर सकती है। तो वो बिल्कुल आपका एथलीट और स्पोर्ट्स का वो जो आपकी अंदर वो है गुण उस पूरा उसमें दिखता है। और बहुत अच्छा लगा था मुझे वो चीज देख कर कि आपने रैंप में चलकर इतना अच्छा वो किया। लोग कहते हैं रैंप में चलना बड़ा आसान होता है, ये तो नॉर्मल ही है, किसी को भी चल जाना चाहिए और बहुत आसान है। कोई भी है उसकी जब वो अच्छी दिखती है तो वो अपना बड़े आसानी से ये चीज मिल जाती है। तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे कि कितनी मेहनत होती है, कितने सारे प्रैक्टिस और कितनी इसके पीछे प्रैक्टिस और कितनी सारी चीजें लगती हैं? ये लोग बोलते हैं ना कि अरे इसने तो हील पहन ली और रेडी हो गया, बस चलना है रैंप में। तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हम वो 7 इंचेस की हील्स होती हैं। तो हमें रनवे शोज होते हैं, हम एक हफ्ते पहले, 1 वीक पहले हम पूरी प्रिपरेशन करते हैं, कोरियोग्राफी करवाते हैं जो कोरियोग्राफर्स होते हैं। फिर हमें पूरा डिज़ाइनर्स होते हैं, उनसे भी फिटिंग्स के लिए ज़रूरत होती है। तो फिर मेकअप होता है, मतलब बहुत सारी चीज़ें उसके पहले होती हैं। ये नहीं होता कि आप जाके बैठ जाओ, क्योंकि कॉन्फिडेंस एक स्टेज लेवल पे चलना और उस डिज़ाइनर्स ड्रेस को वेयर करके चलना बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि हम अगर नॉर्मल भी ड्रेस में रहते हैं तो हम कंफर्ट नहीं होते हैं, हमें लगता है कि अरे घर जाके बस अभी सोना है हमें। तो हम तो मतलब रेगुलर 1 डे, सेकेंड डे, 2-3 दिन का रेगुलर हमारे शोज होते हैं, डिज़ाइनर्स ड्रेस पहनते हैं। देन उसके बाद 7 इंचेस की हील्स वेयर करके हम ऑलमोस्ट 1 वीक से प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद शोज में हम वॉक करते हैं। फिर हमारा वो बैलेंस भी होना चाहिए, हमारा कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए, हमें वो ड्रेस भी शो करना है। हमारे माइंड पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कैमरा भी है, लाइट्स भी है, ऑडियंस भी है, ऑडियंस भी बहुत सारे, वहाँ कमेंट्स भी होते हैं, सबको इग्नोर करना पड़ता है। तो इतना ईज़ी नहीं होता है कि आप चले और चले गए, क्योंकि आपको नींद भी आ रही होगी ना, तो आपको स्टेज में दिखाना पड़ेगा कि आप बहुत एनर्जी, आपके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। बिल्कुल, और बहुत एनर्जी के साथ आपको बिल्कुल कितना भी थके हों लेकिन वहाँ पे पूरी एनर्जी आपको डालनी है। तो ये जो एक बात है, ये मीनाक्षी जी जो बता रही हैं, हम सभी युवाओं के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारी सभी बहनों के लिए और युवाओं के लिए बताना चाहूँगा कि बहुत इसके पीछे कठिनाइयाँ होती हैं। हमें कहना आसान होता है, किसी पे एक कमेंट करना बहुत आसान होता है कि अरे ये तो बहुत आसान है, हम भी कर सकते हैं, इन्होंने क्या किया। लेकिन इसके पीछे की मेहनत बहुत बड़ी होती है, इसलिए एप्रिशिएट करना चाहिए। हमारे बीच से कोई भी अगर कुछ अच्छा कर रहा है तो उसे एप्रिशिएट जरूर करें, उसे आगे बढ़ाने का प्रयास करें, जिससे हो सकता है कि हमारे एक कमेंट से उसे और प्रोत्साहन मिले और बल मिले। मीनाक्षी से अब मैं जानना चाहूंगा, आप बाल विकास महिला के आप यहाँ पर ब्रांड एम्बेसडर भी हैं, तो आपको ये खिताब कब मिला और इसको पाकर आपको कैसा महसूस हुआ? अच्छा लग रहा है, क्योंकि महिला बाल विकास अभी रिसेंटली पे बस 3 मंथ्स पहले ही मैं अभी ब्रांड एम्बेसडर बनी हूँ। उसके बाद उन्होंने प्रमोट करने के लिए बहुत सारे, क्योंकि गर्ल्स होती हैं जो गाँव में, जिनको पढ़ने के लिए भी नहीं भेजते हैं, पढ़ाई एजुकेशंस के लिए, या दूर की बात है अलग फील्ड्स, तो उनको पढ़ने के लिए भी पूछना पड़ता है कि हम पढ़ सकते हैं कि नहीं पढ़ सकते हैं। तो हमें वो अवेयरनेस का काम करना है कि एटलीस्ट लड़कियां ग्रेजुएट तो हो जाए। उसके बाद अभी बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, जैसे रेप हो रहे हैं, बहुत सारे केसेस हो रहे हैं। तो मतलब ये मेरी एक मेंटेलिटी थी। अभी मैंने रिसेंटली पे एक वीडियो भी डाली थी उस पे कि हमेशा लड़कियों को ही बताते हैं कि आप ऐसे वेयर नहीं करो कपड़े, और हमेशा आप यहाँ पे मत जाओ। अगर आपके साथ कुछ गलत भी हो जाता है, तो अगर घर पे वो लड़की आके बता रही है कुछ, तो वो आपकी जिम्मेदारी थी, हमारी नहीं थी। क्योंकि मोस्टली पेरेंट्स यही बोलते हैं कि आपके लिए वो सबक था, नेक्स्ट टाइम से आप उसको ध्यान पे रखना। तो मतलब मेरे मन में ये है कि हमेशा लड़कियों क्यों सोचें, हम क्यों ही वेयर करें, वो आपका नज़रिया है, आप अपना नज़रिया बने। अगर कोई लड़का है, अगर कोई लड़का बाहर छेड़ रहा है, आपको कुछ भी कर रहा है, तो आप अपने लड़कों को भी समझा सकते हैं ना कि बेटा, अगर आप बाहर गए और आपकी मम्मा ने अगर किसी भी लड़की को आप कुछ भी देख रहे हो, तो हम आपसे पहले हम जाएंगे पुलिस स्टेशन पे।
तो ये सारी चीजें भी हैं, तो अब अपने बच्चों को भी सिखाइए। जरूरी नहीं है कि आप लड़की को ही जस्टिफाई करते रहो कि नहीं आप ऐसा वेयर करो कपड़े। तो मतलब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एक ये भी स्कीम से बहुत सारे स्कीम्स होते हैं। और अभी मतलब रिसेंटली पे काफी स्कीम्स निकले, हम उस पर भी काम कर रहे हैं। और अभी मैं सतना हूँ 3 दिन पहले, तो मैं ऑलमोस्ट गाँव वगैरह इधर उधर जा ही रही। बिल्कुल, और बहुत ज़रूरी है ये अवेयरनेस, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बात सच्चाई है कि हमारे लगातार प्रदेश हो चाहे पूरा देश हो, इसमें लगातार अगर हम देखते हैं तो रेप केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, सारी चीज़ें हैं। इसके पीछे कहीं न कहीं कारण एजुकेशन भी है, कहीं न कहीं लोगों के अंदर अवेयरनेस है, क्योंकि हमारे मतलब जो परिवेश है उसमें यही दिखाया जाता है लड़का मेन है। लड़की की लड़का कोई मतलब अगर लड़का है तो वो रात के 12 बजे भी घर आ रहा है, वो चाहे ड्रिंक करके आ रहा हो, चाहे जैसा भी आ रहा हो, लड़का है तो वो ठीक है। लेकिन अगर लड़की 7 से अगर 7-5 भी हो गया तो उसके साथ बहुत सारी समस्या है। कहाँ गई थी, क्यों गई थी, किस लिए गई वही है थी? ना कि लड़कियों के लिए कर्फ्यू लगा है कि 8 बजे के पहले आप घर आ जाओ, लेकिन लड़कों के लिए नहीं। अरे वो तो लड़का है, 12 बजे तक घूम सकता है वो। तो जरूरी नहीं है आप अपने लड़कों को भी पाबंदियां लगाएं कि बेटा अगर तुम बाहर घूम रहे हो, क्यों घूम रहे हो, क्या काम है। आप उनसे भी क्वेश्चन करें। लड़का है तो जरूरी नहीं है अब आप उसको आवाराई गर्दी करने के लिए छोड़ दीजिए। बहुत सारी चीजें हैं। और ऐसे ही आपको शायद आप बहुत छोटी हैं, 12th में हैं, लेकिन मेरे को लगता है कि आप जितना अवेयरनेस और इन सब चीज़ों में काम करें तो आपको ज़रूर याद होगा एक निर्भया केस दिल्ली में जो हुआ था। हाँ, दिल्ली में होना। उस केस में कई सालों लग गए थे उनके माता-पिता को जस्टिस पाने के लिए। मतलब 14 से 15 साल करीब उन्होंने बड़ी जर्नी महसूस की थी, और हर दिन, हर बार उन माता-पिता को शर्मिंदा महसूस करना पड़ता था। हर बार वो कटघरे में खड़े होते थे, वहाँ पे वही बयान बार-बार देना पड़ता था। तो उनके साथ कितनी सारी चीज़ें होती थी। तो मैं चाहूँगा कि आपके शब्दों में प्रदेश से या भारत लेवल में और या संविधान में एक संविधान बने जो रेप करते हैं जो लोग, अगर वो जस्टिफाइड हो रहा है तो उनके लिए एक ऐसी फास्ट ट्रैक कोर्ट होनी चाहिए कि जल्द से जल्द उनके ऊपर एक्शन हो, जल्द से जल्द उन्हें फांसी दी जाए, या जो भी एक्शन है जल्द से जल्द हो। क्योंकि हमने देखा है कि कई ऐसे केस हुए हैं जिसमें मतलब उनके माता पिता कई सालों तक उसके लिए संघर्ष किए हैं। तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगी भारत सरकार से? मैं भी अभी जब ये दिल्ली का केस हुआ था तो एनडीटीवी में मेरा भी मतलब लाइव इंटरव्यू था। तो मैंने भी उसमें यही चीज़ मैंने बोली थी कि सरकार हमेशा ना कहीं पे भी स्पीच देना होता है गवर्नमेंट को, हमेशा लड़की को टारगेट करता है। अभी ही रिसेंटली पे एक वीडियो वायरल हो रहा था कि लड़कियां भी ड्रिंक करने लग गई हैं, और हमेशा लड़कियां ही बाहर निकलती हैं, ऐसे कपड़े पहनती हैं। तो हमेशा, और सबसे पहले लड़कियों का भी एक वो रहता है कि अरे हम ये ड्रेसअप नहीं करेंगे, हम ड्रेसअप नहीं करेंगे, बाहर हमें क्या बोलेंगे। तो ये नहीं सोचना चाहिए आपको बाहर क्या बोलेंगे। आप उस ड्रेस में कॉन्फिडेंट हो कि हाँ मेरे को अगर ये बोलेगा कि आप ऐसा ड्रेस क्यों बोल रहे हो, तो मेरे पास ये आंसर है बोलने के लिए। तो और आप आपके लिए मतलब ड्रेस के लिए लोग बोलते हैं कि ऐसा मत पहनो, स्लीवलेस मत पहनो। तो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि नहीं, अगर मैंने स्लीवलेस पहना है, अगर मैं आज साड़ी पहन के आ जाऊं या फिर मैं अगर वन पीस में भी पहन के आ जाऊंगी, तो हमेशा यही बोलेंगे कि अरे तुमने तो स्लीवलेस पहन लिया, ये पहन लिया। अगर मैं साड़ी में पहन कर आऊंगी तो बोलेंगे अरे तुम तो आंटी लग रही थी। पहने क्या लड़की। हमेशा जस्टिफाई करना छोड़ दीजिए लड़कियों को। मेरा सरकार से यही है कि आप हमेशा या तो कोई स्कीम्स आप चलाइए कि एक कॉल पे पुलिस आ जाए और वहां पे ही लड़कियों को अनकंफर्टेबल चीजें ना लगे। तो बहुत सारी चीजें हैं। और रही बात ड्रिंक की, तो आप हमेशा सरकार ही सप्लाई कर रही है, उसके अलावा और आप दुकानें बंद करवा दीजिए, वो भी नहीं हो रही है। आप लाइसेंस बनता है, वो भी नहीं हो रहा है। तो अब फिर क्यों आप ऑब्जेक्टिफाई कर रहे हो कि नहीं लड़की ही हर चीज है। नहीं, मैं तो इसमें मीनाक्षी जी एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि हम क्यों किसी पे बोलते हैं, जब हम एक नारा लगाते हैं लड़का लड़की एक समान। अभी आपने देखा होगा कि हमारी महिलाओं की टीमों ने वर्ल्ड कप जीता। हम सभी के लिए कितनी बड़ी बात है, कितनी प्राउड वाली बात है कि आज भी मैं देखता हूँ कहीं ना कहीं ये एक चोट है या एक ऐसा महसूस करते हैं, क्योंकि हमारा सतना जिला जो है आसपास के कई छोटे गाँव से हम लोग जुड़े हुए हैं, और मैं कई गाँवों में जाता हूँ तो मैं यही देखता हूँ कि आज भी अगर उनके घर में लड़की है तो वो उसको उसी तरीके से पालते हैं कि ये तो पराया धन है, ये तो चला जाएगा। लेकिन आज वो जो वर्ल्ड कप की बेटियों ने वर्ल्ड कप ला के अपने देश को दिया है, आज उनके माता पिता ये चीज सोचते होंगे क्या कि ये पराया धन है, इसको तो किसी और के पास जाना है। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
जो जैसे लड़कियां हैं तो जैसे घर में ना एजुकेटेड नहीं करवाते हैं बहुत सारी लड़कियों को, तो आप अपने लड़कियों को काबिल बनाएंगे तो जब वो लड़की किसी के घर पे भी जाएगी तो आजकल महल में जो लड़कियां रह रही हैं वो भी रो रही हैं और जो छोटे से घर पे रह रही हैं वो भी बहुत खुश हैं। तो आप अपनी लड़कियों को ऐसा काबिल बना के छोड़ो कि दूसरे घर पे भी जाए तो हर जगह खुश रहे और अपने काबिल बन सके। ये मत सोचो कि अरे लड़कियों को हम तो बहुत अच्छे घर पे शादी कर देंगे और अच्छा सुखी घर मिल जाएगा। अरे सुखी कहाँ से रहेगी वो लड़की जब आप उसको ग्रेजुएशन से लेकर हर चीज से नहीं आप उसको काबिल बनाएंगे। मेरे मम्मी पापा भी हैं, मुझे हमेशा यही बोलते हैं कि बेटा तुम्हें लड़ाई करनी हो, तुम्हें कुछ भी बोलना हो, तुम कुछ भी करके आ जाओ, तुम्हारे मम्मी पापा केस देख लेंगे बाकी। तो हमेशा आप अपनी लड़कियों को ना एकदम अवेयरनेस के लिए बोलिए, बताइए, उनको समझाइए। ग्रेजुएशन में जिस फील्ड पे उनको जाना है जाने दीजिए, क्योंकि बहुत बड़े घर पे आप शादी कर दोगे लेकिन वो लड़की तो वैसे ही रहेगी। अगर वो ग्रेजुएट है, चीजें अच्छी हैं, तो उस घर पे भी वो खुश रहेगी। तो आप अपनी लड़कियों के बारे में इन फ्यूचर की चीजें सोचें और आज की जनरेशन के बारे में सोचें। शादी ब्याह करने की बात है, लेकिन जो अभी जो चल रहा है चीजें उस जनरेशन को लेके चलेंगे तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। बिल्कुल, और मीनाक्षी जी का कहना बिल्कुल सही है। मैं सभी श्रोतागणों से जरूर चाहूंगा कि इस बात को जरूर सुने कि हमारे घर में अगर बेटी है तो बेटी को भी वही एजुकेशन देना चाहिए जो बेटे को हम देते हैं, क्योंकि स्किल अगर आपके पास है, आपके पास कोई प्रतिभा है, तो आपको कोई कभी नीचे नहीं गिरा सकता, आपको कोई झुका नहीं सकता। हमारे साथ आज महिलाओं पे जो भी अत्याचार हो रहे हैं इसके पीछे कहीं ना कहीं कारण है एजुकेशन, कहीं ना कहीं इसके पीछे कारण है कि उनके अंदर कोई स्किल नहीं पनप पाती, क्योंकि अगर वो खेल में जाना चाहती हैं, स्पोर्ट्स में जाना चाहती हैं, तो उनके पेरेंट्स बोलने लगते हैं तुम शॉर्ट्स पहन के बाहर जाओगी, समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे। इस विचारधारा से हमें बाहर निकलना है, क्योंकि आज जो बेटियां वर्ल्ड कप, चाहे नॉर्मल बेटियों ने लाया हो चाहे ब्लाइंड की बेटियों ने लाया हो, उन्होंने भी जाके ग्राउंड में मेहनत की होगी और उन्हें भी बहुत सारे ताने सुनने को मिले होंगे। लेकिन अब हमारा देश बदल रहा है, बिल्कुल निश्चित तौर पर देश बदल रहा है। और मीनाक्षी जी का बिल्कुल यही कहना है कि हमारा देश बदल रहा है और हमें सबसे पहले अपनी मानसिकता बदलना बहुत जरूरी है। अगर हम अपनी मानसिकता बदलते हैं तो बिल्कुल सच में हमारे देश की बेटियां भी बेटों से ज्यादा अच्छा कर रही हैं, लगातार कर रही हैं और करती ही जाएंगी। और एक मजबूत भारत बनने में हमें बराबर का हिस्सेदारी हमें बेटियों का भी लेना है, भाइयों का भी लेना है और सभी का लेना है। मीनाक्षी जी, आपने इतने अच्छे संदेश आज दिए हैं, सच में अगर ये लोग हमारे श्रोतागण जो भी हैं अगर सुनेंगे ध्यान से तो उन्हें सच में महसूस होगा कि आज हमारी बेटियों को क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है। आज मैं भी डिग्री कॉलेज जाता हूँ या कहीं भी जाता हूँ, जब हम लोग कॉलेज में थे तो बहुत सारी समस्याएं होती हैं हमारी बहनों के साथ, उनके पारिवारिक समस्याएं हैं, उनकी 12th के बाद शादी के लिए लड़के ढूंढने लगते हैं, ये सारी समस्याएं उनके साथ आती जाती हैं। लेकिन आप जैसे लोग एक ऐसे आइडल निकल के आते हैं शहर में जो एक ऐसा मतलब बिंदु बनाते हैं कि नहीं, एक मीनाक्षी सिंह है तो कई मीनाक्षी सिंह सतना शहर से निकल सकती हैं। तो एक संदेश हमारे शहर की उन बेटियों के लिए और उन पेरेंट्स के लिए भी कि उन बेटियों को उस तरीके से तैयार करें और उन बेटियों को भी प्रोत्साहित करिए कि आपको सिर्फ चोला चुका करने की जरूरत नहीं है, आप आगे निकलो, आपके लिए भी दुनिया है। आप भी एक कुआं नहीं हो, आप भी एक समुंदर हो। जिस तरह से लड़के समुंदर में रहते हैं, आप भी एक समुंदर हो, आपको कुएं में रहने की जरूरत नहीं है। मेंढक नहीं बनना है, आपको भी फिश बनना है, मछली बनना है, आपको भी चील बनना है और पूरे शहर में उड़ना है। मैं मतलब ऐसा था कि मेरे मम्मी पापा ने भी हमेशा से यही बोला है कि बेटा तुमको बेटी नहीं शेर बन के रहना है। मैं भी एक सिंगल चाइल्ड हूँ, मेरा भी कोई भाई कुछ भी नहीं है। तो मम्मा पापा हमेशा ये बोलते थे कि बेटा बेटी होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर हम उस बेटी को भी बेटा बना के रखेंगे तो वो भी वैसे ही रहेगा। तो मतलब मेरे मम्मी पापा ने हमेशा कभी नहीं सोचा अरे बेटा होना चाहिए था या फिर बेटी होनी चाहिए थी। और मीनाक्षी जी के साथ आज जो बातें हुई हैं सच में हम सभी के लिए बहुत ही प्रेरणादायक हैं। हम सभी बेटियों के लिए, हम सभी हमारी छोटी बहनों के लिए बहुत प्रेरणादायक बातें हैं। और सच में हमारे क्षेत्र में ही नहीं, हमारे पूरे भारतवर्ष में अगर हम देखते हैं तो बेटियां अभी भी कहीं ना कहीं, सरकार की तो बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं लेकिन फिर भी आज भी हमारी बेटियां जो हैं कहीं ना कहीं वो भी आज भी अपने समाज और अपने घर के कारण दबी हुई हैं, उनकी प्रतिभाएं दबी हुई हैं।
उन प्रतिभाओं को आगे निकालने के लिए, उनको निखारने के लिए आज जो मीनाक्षी जी ने अपने वर्ड बोले, अपने शब्द बोले, सच में वो हृदय को और दिल को छूते हैं। और आप सबसे भी हमारा निवेदन है कि इस पॉडकास्ट को आप लोग जरूर सुने और लोगों तक जरूर शेयर करें, जिससे लोगों तक ये बातें पहुंचे। और जो छोटी छोटी बच्चियां जिनके अंदर बहुत कुछ है, पूरा आसमान पा सकती हैं, लेकिन वो एक मेहंदी लगाकर किसी घर में एक मैं कहूँगा जेल जैसी स्थिति में रहती हैं, तो ऐसे लोगों के लिए आप लोग जरूर इसको देखें और आगे बढ़ाएं। जय हिंद, वंदे मातरम। हम फिर से हाजिर होंगे एक नए पॉडकास्ट के साथ। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।